हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। इससे पहले मैं शेरशाह सूरी के बारे में एक वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक उन्होंने क्या कुछ किया था, कितने युद्ध लड़े थे, कब क्या किया था, वो सब आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके साथ मिलेंगे। आज हम प्रशासन में के बारे में कहेंगे। 1540 से लेकर 45 तक जब वो दिल्ली की गद्दी पर रहा था, तो उन्होंने अपना प्रशासन कैसे चलाया था, कृषि में क्या कुछ किए थे, उन्होंने अपने सिक्के किस तरह से चलाए थे, उनकी मुद्रा व्यवस्था कैसी कैसी थी, भू-राजस्व कैसा था और वो जो के प्रशासन था वो कैसा था, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ अच्छा बताया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन भी, केंद्र में क्या कुछ था वो देखते हैं। शेरशाह सूरी का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था, मतलब कि वो बिल्कुल ही निरंकुश था। सारे फैसले छोटे से लेके बड़े सभी फैसले वो स्वयं लेता था। शासक स्वयं प्रधान होता था। उसके उसने केंद्र को 4 भागों में बाँटा था। जो केंद्र था उसको 4 भागों में बाँटा था किसने? शेरशाह सूरी ने। वो 4 भाग कौन-कौन से थे? कौन-कौन से विभाग थे? 4 विभाग मेन जो केंद्र में थे वो क्या थे वो देखते हैं। पहला विभाग था दीवान-ए-आरिज़, जिसे वित्त मंत्रालय आप बोल सकते हैं या वित्त विभाग कह सकते हैं, जिसमें आय और व्यय का लेखा-जोखा रखा जाता था। दीवान-ए-आरिज़ अगर आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी की जो हमने खिलजी वंश पढ़ाया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो हुलिया प्रथा चलाई थी सैनिकों की, तो वो जो हुलिया रखते थे सैनिकों का, उसे क्या कहा जाता था? दीवान-ए-आरिज़। और वही सब कुछ शेरशाह सूरी ने भी अपनाया हुआ था। वो भी स्थायी सेना रखता था, नगद वेतन देता था और यो क्या नाम है, वो सैनिकों का हुलिया रखता था और घोड़ों को दागने की प्रथा इसने भी चलाई हुई थी। ये सब इसने चलाया हुआ था। और सैनिकों की जो भर्ती थी वो उस काम को वो स्वयं खुद करता था। लेकिन बाकी जो हुलिया रखना है, घोड़ों को दागना है, ऐसे कार्य सब कौन करते थे? दीवाने-आरिज़ करते थे। इसे क्या प्रधान को कहा जाता था आरिज़-ए-ममालिक। तीसरा विभाग क्या था? दीवाने-रसाल। विदेशी और धार्मिक मामले थे, वे इस विभाग के अंतर्गत देखे जाते थे, दीवाने-रसाल के विभाग के अंतर्गत देखे जाते थे। दीवाने-इंसा, दीवान-ए-इंसा शाही सचिवालय को कहा जाता था। इसका जो प्रधान होता था उसे दबीर कहा जाता था। जो मेन उसका प्रधान होता था, इस विभाग का जो मुखिया होता था उसे दबीर कहा जाता था। और इसका कार्य होता था कि जो राजा जो भी आदेश देता था, जो भी नियम लागू करता था, जो भी कानून बनाता था, वो उन सभी का लेखा-जोखा दीवान-ए-इंसा में रखा जाता था और उसके प्रधान को दबीर कहते थे। ये वही था केंद्र में। केंद्र में पूछा जा सकता है कि भई जो केंद्र था शेरशाह सूरी ने अपने केंद्रीय प्रशासन को कितने भागों में बाँटा था? तो मेन उन्होंने केंद्रीय प्रशासन को 4 भागों में बाँटा था। फिर आ जाते हैं प्रांत। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 हिस्सों में बाँटा हुआ था, 47 हिस्सों में बाँटा हुआ था। देखिए भई समझिए, उसका साम्राज्य था, उस साम्राज्य को उसने 47 हिस्सों में बाँटा हुआ था। जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं? 29 राज्य है ना? इसी तरह उसने अपने जो उसका साम्राज्य था उसे 47 हिस्सों में बाँटा जाता था। हम जो 29 हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आज राज्य बोलते हैं। और वो उस टाइम 27 जो हिस्से बने हुए थे, उन्हें क्या बोलते थे भई? सरकार कहते थे। हम राज्य बोलते हैं, तो वो क्या बोलते थे? सरकार बोलते थे उन हिस्सों को। और सरकार को परगनों में बाँटा हुआ था। जैसे हमने राज्य को जिलों में बाँटा हुआ है ना, उसी तरह सरकार, उनके जो राज्य थे, सरकार थे, उनको उन्होंने परगनों में बाँटा हुआ था। हम जिले कहते हैं, वो कहते थे परगने। और परगनों को उन्होंने किसमें, जिलों को जैसे हम गाँवों में बाँटते हैं, तो उन्होंने भी परगनों को गाँवों में बाँटा हुआ था। ठीक है? परगनों को गाँव में बाँटा हुआ था। अब प्रांतीय स्तर पर 2 मुख्य विभाग होते थे भई। प्रांतीय स्तर पर 2 मुख्य विभाग कौन-कौन से? राज्य के 2, आप कह सकते हैं, प्रांत से ना समझे तो राज्य के या सरकार के जो 2 मुख्य विभाग होते थे वो कौन-से थे? सिकदार-ए-सिकदारान। ये सबसे ऊँचा विभाग होता था, बहुत ही भई माननीय विभाग होता था। प्रांतीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखता था। इस विभाग का काम क्या होता था? भी राज्य में जो राज्य बने हुए थे, भई सब अपने-अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इनके पास एक टुकड़ियों का स्पेशल जत्था होता था। और जो
राज्य के बाद जिले बनते हैं, जिले में जो सिकदार होते थे, उनके कार्य की देख-रेख भई वो किस तरह से सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो काम भी इन्हीं का होता था। सिकदार-ए-सिकदारान प्रांत में होते थे और सिकदार होते थे, वो आपके परगने में, जिले में होते थे। अगला देखिए मुंसिफ-ए-मुंसिफान, इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता न्यायिक व्यवस्था, जो न्याय करना होता था, वो मुंसिफ-ए-मुंसिफान के हाथ में होता था और ये क्या प्रांत स्तर पर यानी सरकारों में करते थे ये। ये काम क्या कहाँ पे करते थे? सरकारों में करते थे। राजस्व संग्रह की निगरानी, जो राजस्व का जो संग्रह होता था, उसकी निगरानी भी यही विभाग करता था और जो जिलों में मुंसिफ होते थे, उनके कार्यों की देखभाल भी यही करते थे कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा प्रांत यानी सरकारों में 2 विभाग हैं मेन, सरकारों में 2 मेन विभाग है, केंद्र में आपके 4 मेन विभाग है। अब आ जाते हैं हम परगनों पर। कहाँ आ जाते हैं? पर जो जिले होते हैं परगने स्तर पर शासन भई परगनों के जो स्तर था, उस स्तर पर जो शासन था वो उसको कितने भागों में बाँटा हुआ था। देखिए सिकदार-ए-सिकदारान किस में था भई? वो आपका सरकार में भी था और ये आपका परगने में भी है। तो वही बात है जो आज का हमारा जो प्रशासन चलता है उसी तरह जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट का के काम में सहायता करते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि राज्य के जो मंत्री हैं वो राज्य में सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वही काम इधर है। जो ये इन वो तो वो राज्य में पर शांति की व्यवस्था रखते थे और इनका काम था परगनों में, जिलों में शांति की व्यवस्था को बनाए रखना था। इनका काम था जिलों में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और जो फ़ौजदारी मामले होते थे, वे सिकदारान करते थे। जो फ़ौजदारी मामले होते थे, उन्हें कौन सँभालते थे? सिकदार सँभालते थे। और मुंसिफ़ का काम क्या होता था? मुंसिफ़ होते थे, वे जो दीवानी मुकदमे होते थे, उन्हें मुंसिफ़ सँभालते थे और भूमि को मापना व लगान की व्यवस्था करना, भई लगान जो भूमि का लगान था, वो भूमि के हिसाब से अगर भूमि अच्छी है, तो लगान ज़्यादा लिया जाता था, भूमि मध्यम वर्ग की है, तो कम मध्यम वर्ग का लगान लगाया जाता था और भूमि बिल्कुल निम्न वर्ग की है तो लगान भी उस हिसाब से ही लगाया जाता था। जो सिरसा-सुरी थे उसके टाइम में जो किसान थे बहुत अच्छी अवस्था में थे। तीसरा क्या है फौतदार होते थे, खजांची होते थे, उन्हें फौतदार कहा जाता था। अमीन कौन होते थे? जो राजस्व इकट्ठा करते थे, जैसे जो किसानों का कर इकट्ठा करना है, ये सब कार्य कौन करता था? अमीन करता था, उन्हें अमीन कहा जाता था। तो ये आपके परगने स्तर पर ये आपके 4 मेन थे, कौन-सा? सिकदार, मुंसिफ, फौतदार और अमीन, ये आपके परगने स्तर पर 4 मेन विभाग थे। केंद्र स्तर पर 4 मेन विभाग थे और आपके केंद्र स्तर पर 4 थे, सरकार स्तर था वहाँ पर 2 थे, प्रांत में 2 थे और फिर आपके आके परगने में फिर 4 मेन थे। अब देखिए भू-राजस्व जो भूमि का जो व्यवस्था थी वो उनके टाइम में कैसी थी? शेरशाह सूरी ने भूमि को नापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। भूमि जो सिकंदर ने चलाया था गज-ए-सिकंदरी उसका प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। इसकी भई लंबाई कितनी होती है? उ उन 39 उँगलियों का होता था या 32 इंच भी बोल सकते हैं, 32 इंच का होता था और भूमि को नापने के लिए उसने सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। उसने भूमि को 3 श्रेणियों में बाँटा था, कौन-सी में? अच्छी, मध्यम और खराब। यानी कि अच्छी भूमि थी उसको उस हिसाब से लगान लिया जाता था, मध्यम भूमि का मध्यम भूमि के हिसाब से और जो बिल्कुल ही खराब भूमि था उसका उस हिसाब से लगान लिया जाता था। लगान निर्धारण करने की 3 प्रणालियाँ अपनाई थी, भई कौन-कौन सी अपनाई थी? ये ध्यान रखना है भई पूछा जा सकता है कि भई कौन-सी प्रणाली किसने अपनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने कौन-सी 3 प्रणालियाँ अपनाई थी? गलाबख्शी या बटाई। बटाई आजकल भी यूज़ करते हैं भई आपको पता है। बटाई अपनाई थी, मुक्ताई अपनाई थी, नगद या ज़ब्ती। भई नगदी तो नहीं पूछा था, ये ज़ब्ती है ना इसको ध्यान रखना, ये शेरशाह सूरी ने चलाई थी। ज़ब्ती प्रणाली पूछा जा सकता है किसकी उपज है? तो ये ज़ब्ती है, ये शेरशाह सूरी ने अपनाई थी। इसका मीनिंग क्या है? जब हम किसान ज़मीन लेता था फसल उगाने के लिए तो वो उसी टाइम पैसे भी दे सकता था या अपने हिसाब से बाद में अनाज भी दे सकता था, तो वो किसान की छूट होती थी, भई वो पैसा देना चाहे तो पैसा दे दो, अगर आप अनाज देना चाहो तो अनाज दे दो। बटाई
ये ब बँटाई जो आज के टाइम में बँटाई होती है, ये वही बँटाई है। आगे देखिए भई आगे क्या है, भूमि का जो उपज था, भूमि की उपज थी वो 1/3 भाग, भई जितना आपके खेत में अनाज होगा, उसका 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। जिसका जितना अनाज होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार जो आपके ऊपर जो कर लगा दिया वही लिया जाएगा, नहीं, आपके खेत में देखा जाएगा कितना अनाज हो रहा है और उसका तीसरा हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। शेरशाह सूरी ने अब देखिए भई रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने वाले पहले शासक थे। उसका जो मुल्तान वाला क्षेत्र था, उसको छोड़कर सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी शेरशाह सूरी ने। हम पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की, तो हम आधुनिक काल में चले जाते हैं। थॉमस मुनरो ने 1802 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, लेकिन नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। इसका मीनिंग क्या, रैयत किसने कहते हैं? किसान को। जो किसानों से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुए थे शेरशाह सूरी। बीच में जो बिचौलिए होते थे ना जमींदार वगैरह, उन्हें बिल्कुल हटा दिया था क्योंकि वो किसानों का शोषण करते थे और डायरेक्ट रूप से ज किसानों से जुड़े हुए थे। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और ये सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाई थी। जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना शेरशाह सूरी मार्ग, ये बना हुआ कब था? अशोक के टाइम में बना हुआ था, लेकिन 1700 साल बाद शेरशाह सूरी ने उसकी मरम्मत करवाई, उसको और ज़्यादा लंबाई राज्यों को जोड़ा, इसलिए उसे कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। लेकिन वो चला कब से आ रहा है? अशोक के टाइम से चला आ रहा है। लेकिन हम कभी भी पढ़ते हैं तो भई शेरशाह सूरी मार्ग किसने, जीटी रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। लेकिन मेन अशोक ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसे बढ़ाया था। इसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी ने चलाई थी और बाद में अपनाया था, अंग्रेजों ने भी इसे अपनाया था। लेकिन मेनली हम क्या पढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? थॉमस मुनरो ने शुरू की। लेकिन सबसे पहले शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। और अब ये देखिए भई, जो मुल्तान था, मुल्तान में रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं थी, मुल्तान में बटाई व्यवस्था चलाई हुई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। बाकी सभी हिस्सों में जो लगान लिया जाता था, वो उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था, लेकिन मुल्तान में जो उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। इस बात का ध्यान रखना। स्पेशली अलग से भी पूछ सकते हैं कि शेरशाह सूरी के टाइम में मुल्तान में जो राजस्व लिया जाता, भू राजस्व लिया जाता, वो कितना लिया, तो मुल्तान में 1/4 लिया जाता था और बाकी सभी एरियो में 1/3 लिया जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी ने मुल्तान में नहीं चलाई हुई थी, मुल्तान में बटाई चलाई हुई थी। आगे देखिए, शेरशाह सूरी ने कबूलियत व पट्टा प्रथा भी चलाई थी। ये किसानों की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम किया था। कबूलियत का मीनिंग पट्टा यानी पट्टे पर ज़मीन दी जाती थी और कबूलियत यानी उन्हें लिखवा के ली जाती, भई ये ज़मीन इसने दी है और वो अपने हिसाब से चाहे तो वो उनके नगद पैसे दे सकते थे, यानी फिर वो अपने अनाज उगा के अपने हिसाब से लगान के रूप में वो अनाज भी दे सकते थे। वो किसान खुद डिसाइड करते थे, उन पे थोपा नहीं जाता था। किसानों को भूमि कर के अलावा 2 कर और देने पड़ते थे। भई इन 2 करों का भी ध्यान रखना। भूमि कर के अलावा ये 2 कर है, ये दोनों कर है, ये सिर्फ़ शेरशाह सूरी ने ही चलाए थे सबसे पहले। कौन-कौन से? ज़बरीन कर, ये जिसे सर्वेक्षण कर भी कहते हैं, जो भू राजस्व का 2:3% लिया जाता था। दूसरा कर था मुहासिलाना नामक कर था और ये था कर संग्रह शुल्क था और ये जो भू राजस्व का 5% लिया जाता था। ये 2 कर एक्स्ट्रा चलाए हुए थे शेरशाह सूरी ने। आगे देखते भई मुद्रा, उन्होंने मुद्रा में क्या, मुद्रा व्यवस्था में क्या कुछ किया हुआ था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में 23 टकसाल थे। टकसाल क्या होते हैं भई, जहाँ पर सिक्के गढ़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं। तो 23 टकसाल थे उनके साम्राज्य में और उन्होंने शुद्ध चांदी का रुपया, भई रुपया चलाने वाले ये पहले शासक थे रुपया चलाने वाले। जो आज के टाइम में भारत सहित 7 देश जो की जो करेंसी है रुपया, वो रुपया है, वो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया रुपया है वो। इसका मतलब अग्रदूत मान सकते हैं। आज के रुपये का अग्रदूत अगर पूछ लिया जाए तो शेरशाह सूरी का जो चांदी का रुपया चलाया था वो था। जैसे इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया था और आपका उसने फिरोज़ शाह तुगलक ने अपने चांदी का बीख चलाया था। इसी तरह शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था, जो आज के टाइम में भी उसी रुपये का मतलब यूज़ किया जाता है करेंसी के रूप में।
जो 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम चलाया था, और तांबे का जो सिक्का होता था उसे दाम बोला जाता था, और वो 380 ग्रेन का होता था। दाम के जो तांबे के सिक्के होते थे, उनका आधा चौथाई 16वाँ भाग के हिस्से भी चलाए गए थे। जैसे हमारा आज का रुपया है ना, उसमें हम नहीं करते अठन्नी, चवन्नी, और पहले 16 आने भी होते थे। उसी तरह शेरशाह सूरी ने भी चलाया हुआ था। जो तांबे का जो सिक्का होता है ना, तो सिक्का होता तो उसका आधा भी चलाया, उसका चौथा हिस्सा भी चलाया, उसका 16वाँ भाग भी चलाया। किसने? तांबे के लगाए थे सिक्के, चांदी के नहीं, तांबे के जो सिक्के थे उनका आधा, चौथा और 16वाँ भाग के भी सिक्के चलाए थे। और शेरशाह सूरी ने पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर अपने नाम और पद अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों में अंकित करवाए थे। अरबी में भी अंकित करवाए थे और देवनागरी लिपि में भी अंकित करवाए थे। भई इन्होंने जो मुद्रा व्यवस्था थी और जो भू राजस्व था और उसका जो प्रशासन था, सबसे अच्छा था, और इसी प्रशासन को मुगलों ने आगे दोहराया था। मतलब इन्होंने जो नींव रखी थी प्रशासन की हर चीज़ में, उसे जो आगे अकबर आया था, शाहजहाँ आया था, उन्होंने भी इसे अपनाया था। अब हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को कितने सरकारों में बाँटा था? तो हमने पढ़ा था, जैसे हमारा देश है वो 29 राज्यों में बँटा हुआ है, उसी तरह शेरशाह सूरी का साम्राज्य था वो 47 सरकारों में बँटा हुआ था। हम राज्य बोलते हैं, वो बोलते थे सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? शेरशाह सूरी ने केंद्रीय प्रशासन को कितने भागों में बाँटा था? हमने पढ़ा था भई, शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन देखिए 6, 4, 2, 5, तो शेरशाह सूरी ने जो केंद्रीय प्रशासन है उसे 4 भागों में बाँटा हुआ था। दीवान-ए वज़ारत, दीवान-ए आरिज़, दीवान-ए रशाल और दीवान-ए इंसा, ये 4 प्रशासन थे केंद्र के। विभाग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा प्रस्तावित सिक्कों में कौन-सा सिक्का तांबे का सिक्का नहीं है? ऑप्शन देखिए, दम, आधा दम, चौथा दम, आना। तो बताया था जो तांबे का सिक्का चलाया था दम, उसके भई आधा भी बनाया था, चौथाई भाग भी बनाया था और 16वाँ भाग भी बनाया था। लेकिन आना उन्होंने नहीं चलाया था। उन्होंने दम चलाया था तांबे का और उनके आधा, चौथाई, 16वाँ हिस्सा भी बनाया था, लेकिन आना उन्होंने नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या-क्या है? शेरशाह सूरी के समय में परगना स्तर पर न्यायिक मामले निर्माण का निर्णय लेने का अधिकार किसे था? जो परगना स्तर थे, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? फौजदार, सिकदार, मुंसिफ या अमीन। तो जो परगना स्तर पर या आज के टाइम में आप बोल सकते हैं जिला स्तर पर जो न्यायिक मामले देखता था, तो वो कौन देखता था? मुंसिफ देखते थे। और जो सिकदार होते थे वो आपको शांति बनाए रखते थे। फौजदार होते थे वो आपके खजांची होते थे। अमीन होते थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी के समय में फातेदार कौन होता था? ऑप्शन देखिएगा, राजस्व इकट्ठा करने वाला, न्यायिक अधिकारी, कोषाध्यक्ष, सैनिक अधिकारी। तो जो फौजदार होते थे वो पहले ये देखिए वो किस में होते थे? फौजदार होते थे वो परगने स्तर पर होते थे, यानी जिला स्तर पर होते थे, और वो खजांची होते थे, कोषाध्यक्ष होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस शासक ने शुरू की? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, शाहजहाँ ने, बाबर ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? चांदी का रुपया व तांबे का दाम में क्या संबंध था? भाई जो चांदी का रुपया और चांदी का जो रुपया था और तांबे का जो दाम था, जो सिक्के थे, उनमें संबंध भाई 1:64, 1:50, 1:35, 1:70। तो भई ये मैं आपको बताना भूल गई। तो उनमें जो संबंध था, वो संबंध था 1:64। कितने का था भई? 1:64 का था। क्या था? जो 1 चांदी का रुपया होता था, वो 64 तांबों के सिक्के के बराबर होता था। 1 चांदी का सिक्का और 64 आपके जो तांबे के सिक्के होते थे, वो बराबर होते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है, शेरशाह सूरी ने के अंतर्गत तांबे के जो दाम था और चांदी का जो रुपया था, उनकी विनिमय दर क्या थी? भई ये वही क्वेश्चन है, लेकिन पलट के आ गया है, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना। देखिए उधर था, पहले दिया हुआ था चांदी का रुपया और फिर दिया हुआ था तांबे का दाम। इधर पहले देखिए तांबे का दाम दिया हुआ है और फिर चांदी का दाम हुआ। तो आप इधर इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना। तांबे का जहाँ दिया हुआ है तो तांबे का अनुपात आगे आएगा और चांदी का दिया हुआ है तो चांदी का पीछे आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन-सा होगा? 2 सही, क्योंकि 64 तांबे के सिक्के होते थे। वो 1
चांदी के सिक्के के बराबर होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मैंने ये 2 इसीलिए डाले थे ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। अगला मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूँ, शेरशाह, अकबर। तो जो रुपये का सिक्का चलाया था चांदी का, वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने चलाया था भई? शेरशाह सूरी ने चलाया था। जो आज का जो रुपया है, आज की जो करेंसी है, उसका अग्रदूत माना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था उसे। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? जब्ती प्रणाली देखिए हमने भी पढ़ी थी, शेरशाह सूरी ने 3 प्रणालियाँ चलाई थी, बटाई, मुक्ताई, जब्ती। जब्ती को नकदी भी बोलते हैं, तो ये किसने चलाई थी भई? ये आपकी चलाई थी शेरशाह सूरी ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के समय में औसत पैदावार का कितना प्रतिशत लगान के रूप में लिया जाता था? ऑप्शन देखिए 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग और 1/6 भाग। तो शेरशाह सूरी के टाइम में औसत पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। भई इसमें स्पेशली मुल्तान वगैरह कुछ नहीं लगा है लिखा हुआ है, तो आप 1/3 पे टिक करेंगे। अगर स्पेशली दिया हो कि मुल्तान में कितना लिया जाता था, तो आप 1/4 पे निशान करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरे संपूर्ण साम्राज्य का पूछा गया तो आप कितना बताएँगे? 1/3 भाग लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए किसानों की भलाई के लिए पट्टा प्रथा या कबूलियत व्यवस्था या प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन देखिए जहांगीर, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी। तो ये आपकी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी, जो किसानों ने के लिए उसको सबसे अच्छी लगी थी और किसानों मतलब कि किसानों के लिए भलाई के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी के समय में दबीर किस विभाग के प्रधान या अधिकारी को कहा जाता था? भई ध्यान दीजिए ये केंद्र में होता था दबीर, दबीर को किसका अधिकारी होता था? शाही सचिवालय और इसका काम क्या ये होता था कि जो भी भई शासक होता था, शेरशाह सूरी था, उसके आदेशों को उसके भई जो भी वो कानून बनाता था, उनको लिखना। तो ऑप्शन देखिए दीवाने वज़ारत, दीवाने रसाल, दीवाने अंसा, दीवाने आरिज। तो दीवाने इंसा था, वो शाही सचिवालय को कहा जाता था और उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? दबीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका शेरशाह सूरी के समय में आय व्यय का लेखा-जोखा किस विभाग के द्वारा रखा जाता था? तो आय व्यय का लेखा-जोखा ध्यान दीजिए, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने रसाल, दीवाने वज़ारत। तो दीवाने वज़ारत था, वो आर्थिक मतलब कि वित्त विभाग होता था और आय व्यय का ब्यौरा इस विभाग के अंतर्गत रखा जाता था। ये केंद्र के 4 मेन विभाग थे भई। किस शासक द्वारा जबरीना नामक कर किसानों पर लगाया गया था? भई जो किसानों पर जो भूमि कर लगाया हुआ था उससे अलग 2 कर और लगाए हुए थे। कौन-कौन से? जबरीना और मुहासिलाना, ये 2 कर एक्स्ट्रा लगाए हुए थे और ये किसने लगाए थे? ऑप्शन देखिएगा शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, हुमायूँ। तो ये आपके शेरशाह सूरी ने लगाए थे। जबरीना और मुहासिना 2 एक्स्ट्रा कर लगाए हुए थे। भई ये आज हमने शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ा है। इससे पहले हम शेरशाह सूरी के बारे में, जीवन के बारे में, उन्होंने कब कौन-सा युद्ध लड़ा, उसने क्या कुछ किया, ये हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेरशाह सूरी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा मुगल सल्तनत चल रहा है, इससे आगे हम पढ़ेंगे अकबर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।